Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I am your chemistry lecturer. आज हम पढ़ेंगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड सो ऑन, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए इन सभी इफेक्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम इंटरमीडिएट भी करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक ही बात है, इनका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इनका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, दैट्स ऑल, खत्म। बस इतना ही करना है। एग्जाम्पल याद है तो आप सब समझ सकते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आंसर सोल्व करने मैक्सिमम टू मैक्सिमम, बस और कुछ नहीं है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डेफिनेशन एक लाइन की है। जो जितना भी थ्योरी लिखा हुआ है मैं इसको नहीं कवर करने वाला हूँ। ये थ्योरी किसी काम की नहीं है, ना काम आएगी ना पेपर में लिखने काम आएगी। आप खुद बना के लिख सकते हो इसे बहुत आसानी से, ठीक है। तो चलिए, परमानेंट शिफ्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले दिखा रखा है। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। वो होता क्या है? कार्बन की चेन को अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, व्हाट आई एम सेइंग, कार्बन की चेन को अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, दान देना क्या होता है भाई? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव एनर्जी आती है दान देने से। तो कार्बन की चेन को अगर हमने कुछ दिया, कुछ नहीं, एक्चुअल में हम इलेक्ट्रॉन ही देंगे, ठीक है। तो कार्बन की चेन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर कोई कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, किसी से दान लेना, डोनेशन लेना किसी से नेगेटिव होता है, याद रख लेना। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? सोच के देखो, आपका एक फ्रेंड है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है, ह्यूमंस पर पूरा लागू होता है। इसको ऐसा मत समझिएगा कि डोनेशन देने से मतलब सभी लोग कहते हैं अच्छे बने, अच्छे बनो, अच्छे बनो, बुरा नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होती है, अच्छा बनने से पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा, हर जगह पर, है ना। बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं खुश रहोगे, अच्छे बनोगे। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये एक बहुत बढ़िया साइकोलॉजी है। अगर आप सही सोचेंगे, इंसान को रिवार्ड हार्मोन मिलता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। हमें रिवार्ड हार्मोन मिलता है, हम खुश होता है, हमारे अंदर से हमें खुशी मिलती है। उस खुशी में इंसान ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा जिंदा रह पाता है ना। तो खुशी, दैट्स मीन हम हैप्पी हैं, ज्यादा जिंदा रहेंगे, ज्यादा जिंदा रहेंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। खुश रहकर अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में कामयाब रह सकते हैं। और कामयाब होने का पहला मकसद जो होता है, कामयाब होने का पहला काम जो होता है, वो खुश रहना होता है। तो खुश रहिए पहली बात, फिर काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर आप खुश ना रहकर नेगेटिव एनर्जी को गेन करेंगे, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपका दोस्त है कोई, और वो, आप अपने दोस्त से 100 रुपए उधारे मांग रहे हो कि भाई मेरे को आज जरूरत है, 100 रुपए दे दो। आपके दोस्त ने आपको 100 रुपए दे दिए, आपने उसको अगले दिन लौटा भी दिए, ठीक है। लेकिन लौटाने से पहले आपका दोस्त आपको बोलता है कि भाई आज तेरी बाइक चाहिए मुझे 1 घंटे के लिए, 1 लाख रुपए की बाइक। और दोस्त आपका आपसे मांग रहा है, जबकि कल उसने आपकी हेल्प की थी 100 रुपए की। आप उसे मना नहीं करना चाहोगे, जबकि भले ही आप किसी को अपनी बाइक ना देना चाहते हो, लेकिन आप अपने दोस्त को मना नहीं करोगे। क्यों? कर नहीं पाओगे। अगर कर दिया तो वो मुंह भुलाएगा, अच्छा कल 100 रुपए चाहिए थे तब तो भाई भाई कर रहा था, और आज मेरे को जरूरत पड़ी तो मतलब तू आंखें दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने वो 100 रुपए ना लिए होते, तो आपका दोस्त इतने हक से नहीं कह सकता था आपको कि मुझे बाइक दे दो। समझ रहे हो मेरी बात? किसी से दान लेना, नेगेटिव एनर्जी, ये वो नेगेटिव एनर्जी जो आपको दबा रही है। और सामने वाले ने डोनेट किया, इसलिए वो अकड़ कर बोल रहा है कि अच्छा आज मेरे से ऐसे, समझ गए? यानी किसी से भी कोई भी गिफ्ट लेते हैं आप, किसी से कोई भी गिफ्ट लेते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को इंक्रीज करता है। याद रख लेना, कल को आपको उसके नीचे दबना पड़ेगा। यही स्ट्रेटर्जी है, यही सेम स्ट्रेटर्जी हम केमिस्ट्री में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यानी नेगेटिव एनर्जी से इंसान नीचे दबता है, उसको किसी न किसी तरह से चुप रहना पड़ता है, अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है, ठीक है। और जो नहीं चाहते वो भी हमें कई बार सामने वाले को अपना डोनेट करना पड़ता है, अपना देना पड़ता है भाई, कि ठीक है इसने मेरी 100 रुपए की मदद की थी, मैं आज इसको 10,000 की मदद कर रहा हूँ। 100 रुपए की मदद के मुकाबले 10,000 की मदद मांग रहा है, वो प्रीशियस मदद मांग सकता है, बहुत प्रीशियस, ठीक है। कि आपसे कुछ ऐसी चीज मांग ले, गाड़ी मांग ले, जो कि पता है कि भाई ये टूट तोड़ फोड़ के लाएगा, ये बंदा तो ठीक नहीं है। लेकिन आपसे गाड़ी मांग ली उसने, आप दोगे। कल आपने उससे बाइक मांगी थी, आज आपसे हो सकता है कि आपसे वो अपनी गाड़ी मांग ले, आपकी गाड़ी मांग ले। तो ऐसा कुछ इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी तो डोनेशन करने की, दान दे, और दान दे के भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि दान दे दिया तो उसके ऊपर कल को अकड़ो, ये अच्छी ह्यूमैनिटी नहीं है। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिए बेटा, ठीक है। मेरे घर पर मैं अकेला हूँ, कोई आया है, फैमिली मेंबर आया, तो मैं उनको लेके आ रहा हूँ, जस्ट ए मोमेंट।
यस गाइज, ठीक है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। कार्बन को अगर हमने ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। कार्बन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव हमारे लिए पॉजिटिव हो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा है, सपोज दैट ये सोडियम लगा रखा है मैंने 3 कार्बन की चेन पे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब सोडियम क्या कर रहा है, कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सोडियम पे स्लाइटली पॉजिटिव, कार्बन पे स्लाइटली नेगेटिव, पहले कार्बन पे। उससे पीछे एक और कार्बन बैठा है, वो उससे भी, उसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि पहला कार्बन जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो पीछे वाले को देगा, पीछे वाला उससे पीछे की, उसको जरूरत तो है नहीं किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो तीसरे कार्बन तक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जाएगा, तीसरे कार्बन तक। ये बात सबको समझ में आ रही है? तीसरे के बाद चौथे कार्बन पर इफेक्ट जाता है, लेकिन वो इतना कम होता है हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, वो जीरो होता है। तीसरे कार्बन पर भी बहुत कम होता है, स्लाइटली 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 नेगेटिव, मतलब बहुत 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 कम। इसको ट्रिपल स्लाइटली नेगेटिव मतलब 3 गुना स्लाइटली नेगेटिव मत समझना, उल्टा मत समझ लेना, बहुत कम स्लाइटली नेगेटिव। डबल स्लाइटली नेगेटिव मतलब बहुत बहुत कम, ट्रिपल स्लाइटली नेगेटिव मतलब बहुत 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 कम। दैट्स इट। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? यस, यस सर। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, हमने एक ग्रुप लगाया और उस ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। कार्बन को मिलेगा, वो कार्बन पे नेगेटिव जा रहा, हमारे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, कार्बन की चेन हम नहीं है। अब अगर मान लो इसकी जगह पर मैं CH3, CH2 और CH2 और ये लगा देता हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, किससे, कार्बन की चेन से छीनने की कोशिश करेगा। तो इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव, इस कार्बन पर स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव और इस कार्बन पर स्लाइटली 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 पॉजिटिव, बहुत ही कम पॉजिटिव। तीसरे कार्बन तक इफेक्ट जाता है, तीसरे तक काउंट करते हैं। हालांकि आप सिर्फ 2 एटम्स में दिखा सकते हैं, बट मैं तीनों में दिखा रहा हूं ताकि आपको शुरू में ही पहले बात सही हमेशा हमेशा क्लियर रहे कि 3 तक जाता है, चौथे तक तो नहीं जाएगा। क्लियर है भाई सबको? तो फ्लोरीन क्या दिखाएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव? हमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिस ग्रुप को हमने लगाया उसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये होगा, नेगेटिव आई। यस गाइस, क्लियर है सबको? हाँ बेटा, क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल समझ में आ गया ना? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? जो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जो निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेट करने वाला, ठीक है, वो दिखाता है इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये परमानेंट होता है, जब तक यहाँ सोडियम लगा रहेगा तब तक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा, जब तक सोडियम लगा रहेगा, तो ये परमानेंट इफेक्ट है। कौन दिखा रहा है? जनरली मेटल्स दिखाएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रा क्या होता है पता है? आप एटीएम में अगर गए होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा, विड्रोवल वहां होता है, कैश विड्रोवल, पैसे निकाल लो, निकालना, पैसे निकालना होता विड्रोवल। तो इलेक्ट्रॉन निकालना भी विड्रोवल, वो तो इंग्लिश का वर्ड है ना, कैश जरूर थोड़ा कैश के आगे लगेगा, किसी भी चीज के आगे लग सकता है, तो इंग्लिश का वर्ड है विड्रोवल, मतलब निकालना। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, फ्लोरीन क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, वो हम आगे डीप में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन चेन के साथ लगाने से कार्बन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो हमेशा परमानेंट होता है। जब तक वो ग्रुप लगा रहेगा, जब तक उसका बॉन्ड तोड़ोगे नहीं, तब तक वो परमानेंट है। इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट होता है कार्बन की चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाने पर इफेक्ट में आता है। फिर इसका एग्जांपल लिख दो, दैट्स इट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बड़ी सारी डेफिनेशन दे रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ईडीजी बोलते हैं, ईडीजी, अब ये याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हम जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है? आगे बाद में बात करते रहेंगे, हमेशा इसी फॉर्म में बात करेंगे, बट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, अभी ना हो याद हो। तो ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, देखो ऑर्डर दिखा रखा भाई इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। यही वो ऑर्डर है जो आपको याद करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। इलेक्ट्रॉन आई पॉजिटिव आई इफेक्ट है, एक नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, आई मतलब इंडक्टिव, नेगेटिव आई इफेक्ट का भी आपको ऑर्डर याद करना है। 2 चीजें याद होगी, फिर सीधा क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं।
क्लियर है भाई? तो ये ऑर्डर देखिए, अब ऑर्डर को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, CH2 पर नेगेटिव चार्ज है, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, अगर ये कार्बन की चेन के साथ जुड़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना कार्बन को, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव है, ये तो स्टेबल है नहीं। क्लियर है ये बात? यस गाइज। Yes, sir. अब दूसरा देखिए, NH पर नेगेटिव है, NH पर नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होगा, इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन की चेन को, जो कार्बन की चेन इसके साथ लगी होगी। तो फिर दोनों बराबर क्यों नहीं है? दोनों पर 1 1 नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है भाई, कार्बन के मुकाबले ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो कंप्लीट नेगेटिव को अन इफेक्ट कर देता है नाइट्रोजन, क्योंकि थोड़ा सा अपने पास रख लेता है और बाकी के इफेक्ट को कार्बन की चेन के ऊपर लगा देता है। मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करता है, पर ये खुद भी अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इतना स्ट्रांगली डोनेट नहीं करता जितना कार्बन करेगा। ये बात समझ में आई सबको? यस गाइज, ये बात क्लियर है Yes, बेटा? sir. है ना? तो यानी कि इसलिए नाइट्रोजन जो है वो लेस वो दिखाएगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा। तो अगर इस पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो वो नाइट्रोजन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करेगा, क्योंकि वो खुद खींच के रखता है उसको। नेक्स्ट COO नेगेटिव, देखो COO नेगेटिव क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, फिर O, और इसके ऊपर होता है नेगेटिव। तो अब एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से याद करना इसे, जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है, जब भी कार्बन नहीं, ऑक्सीजन, नॉट ओनली विद कार्बन, ऑक्सीजन जब भी किसी भी चीज के साथ डबल बॉन्डेड होता है, मेंशन कर लेना इस बात को, बहुत अच्छे से नोट रखना, कभी भी मैं आपसे पूछूं तो मेरे को ये आंसर मिलना चाहिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत 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 बेसिक है। कुछ चीजें होती हैं कि याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन देखोगे तो समझ आ जाएंगी, याद आ जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा याद रखनी ही पड़ेंगी एट एवरी कॉस्ट, क्योंकि अगर वो याद नहीं है तो फिर कुछ देख के पढ़ के समझ नहीं आएगा। ये उन्हीं में से एक है, ठीक है? तो और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जब भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूं कि ये बेसिक्स है, इसे याद जरूर रखिएगा बेटा, तो वो आपको मेंशन जरूर रखना है। अभी याद कर लेना उसको, एवर फॉर एवर याद रहना चाहिए, ये भी याद रखना। नोट कर लेना किसी नोटबुक में, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर कहीं आपने कुछ मिसिंग भी कर दिया पढ़ाई में कभी ड्यूरिंग दैट टाइम, तो अगर उन पॉइंट्स को याद रख लें, दोबारा से रिवाइज कर लें, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये उन्हीं पॉइंट्स में से एक होते हैं, ठीक है? कुछ कुछ बीच बीच में बहुत सारे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो वो आपको अपनी अलग से एक नोटबुक पे याद रखने हैं कि भी ये इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O, जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ भी अगर डबल बॉन्ड बनाए, किसी के साथ XYZ कोई भी अगर एटम है, ठीक है, एक्स एटम मतलब कुछ भी हो सकता है, हम XYZ लगा दो, चाहे A लगा दो, कोई भी है, कोई भी चीज, जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है तो एक बॉन्ड छीन लेता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है नेगेटिव। एक बॉन्ड में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक तो ऑक्सीजन का ही था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जेड से उसने छीना है, तो जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका छीन लिया, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस गाइज, ये बात समझ में आई बेटा सब? क्लियर है? यस, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्डेड जब कार्बन के साथ में है, तो ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस ऑक्सीजन पर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो है, ये कार्बन इधर से इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? कुछ देर के लिए आएगा, वापस भी डोनेट कर देता है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन हमेशा रखता है, वापस फिर से डोनेट कर देता है। मतलब एक झटका सा देता है, जैसे इलेक्ट्रिक झटका होता है ना, एकदम से यू झटका, झटके से ऐसे खींचेगा, खींच लिया वापस डोनेट कर दिया, खींच लिया वापस डोनेट कर दिया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया वापस चला गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया वापस चला गया, ऐसे करता है ऑक्सीजन, ठीक है? जिससे जेड जो है, मान लो जेड या कार्बन लगा लो, अभी इस केस में हम कार्बन का एग्जांपल लेंगे, जो कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रखेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसलिए ये ऑक्सीजन आगे वाली कार्बन की चेन जिससे ये जुड़ी होगी, ये ऑक्सीजन जिस भी कार्बन चेन से जुड़ी होगी, उस कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली डोनेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि पीछे उसके कोई खींचने वाला बैठा है। क्लियर है? तो इसका इफेक्ट और भी कम हो जाएगा। ओवरऑल आपको ऑर्डर तो याद रखना ही है, ठीक है? भले हम कितने भी लॉजिक लगाएं, लेकिन ऑर्डर आपको याद रखना है। तो इस केस के अंदर ये वजह होती है जिसकी वजह से ये ऑर्डर आता है। यस गाइज, ये क्लियर है बेटा सबको? यहां मान लो कार्बन की चेन है, सबको समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. ऑर्डर याद करना, सिर्फ समझना नहीं है। समझना मैं समझ दे रहा हूँ, बट फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप करने लगोगे तो समझ गायब हो जाएगी थोड़ी बहुत। ऑर्डर याद है तो अपनी तरफ से रीजन दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर याद नहीं है तो रीजन से ऑर्डर नहीं बना सकते, ये एक प्रॉब्लम है,
ठीक है, रीजनिंग करने से। तो देखो CR3 क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CR3 कार्बन जो है, ठीक है, वेट, कार्बन जो है उसके चारों तरफ 3 CR लगे, तो मैं इसको CR को, R को मतलब CH3 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, CH3, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी खाली है और इसके साथ में कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। तो देखो यहाँ CH3 जो ग्रुप होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मैं एरो इस तरफ लगा रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। सेंटर में एरो लगा रहा हूँ, इसको कोऑर्डिनेट बोल मत समझना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है CH3, यानी कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और कार्बन फिर आगे कार्बन की चेन को सप्लाई करेगा। तो इस तरह से ये भी क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है भाई। CH3 एक कार्बन की चेन, एल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। अगर 2 कार्बन की चेनें हो, 3 कार्बन की चेनें हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोनेशन बढ़ जाएगा। तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। अब ये आपको याद रखना, ये बहुत कॉमन है, हर जगह काम आएगा। आगे बढ़े, CHR2। अब अगर एक CH है, ठीक है, ये ऐसा है, एक CH है और 2 कार्बन की चेन्स हैं, CH3 तो देखो पहले वाले केस में 3 कार्बन की चेनें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हैं, इस केस में सिर्फ 2 कार्बन की चेनें, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन है ना। ये बात समझ में आ रही है, तो इसका इफेक्ट उससे कम हो जाएगा। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इफेक्ट कम हो जाएगा। यस गाइज, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, बाकी के स्टूडेंट, बाकी को समझ में नहीं आ रहा क्या बेटा? आप लोग भी कम्युनिकेशन में साथ दीजिए, बोलिए, बताइए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्कस कीजिए। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये 2 कार्बन थे, अब आगे आ गया CH2R, मतलब एक कार्बन और कम हो गया, है ना। तो कार्बन की चेन मतलब, तो यहाँ 2 H लगे हुए हैं और एक CH3 है, तो एक ही CH3 है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और इस तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये उसके मुकाबले और कम हो जाएगा। तो यहां तक तो सीधा सीधा समझ में आता है, ठीक है। तो मैं इसको जरा, ये तो सीधा सीधा समझ में आता है। CHR3, CHR2 और CHR2 था, ठीक है, और CH2R। इसके बाद देखो, ये याद करने का मेथड है। इसके बाद आता है CD3CH3TDH। अब ये क्या चीजें हैं? CD3 क्या होता है, किसी को पता है CD3 क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी, अगर किसी को गेस हो CD3 क्या चीज है। यस, किसी को पता है? चलो बताता हूँ। ड्यूटेरियम का नाम सुना है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम, नहीं सुना? जल्दी बताओ। Yes, sir. सुना है. No, sir. ठीक है, नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ फिर क्या। हाइड्रोजन सबको पता होगा, इसका नाम तो सुना है सबने, है ना। हाइड्रोजन क्या होता है भाई? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यही होता है हाइड्रोजन में। 2 ही चीजें होती हैं, है ना। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट्स इट। उसके बाद में एक आता है ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का ही भाई है, बड़ा भाई, मोटा भाई जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोटा किस लिए? हैवी होता है ये। कैसे हैवी? हाइड्रोजन ही है, सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है इसकी, ठीक है। प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है, जिस जिस भी एलिमेंट में एक प्रोटॉन होगा वो हाइड्रोजन होगा, बात खत्म, ठीक है। तो इसमें भी एक प्रोटॉन होता है, तो फिर इसको हाइड्रोजन क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसमें एक और चीज होती है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो सेम है, प्लस में इसके अंदर एक न्यूट्रॉन और होता है। एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर को बढ़ा देता है। यस गाइज, क्लियर है बेटा? मास को बढ़ा देता है। हाइड्रोजन का मास बढ़ गया, मोटा हो गया, हैवी हो गया, ड्यूटेरियम। क्लियर है ये बात सबको? अभी आइसोटोप बोलते हैं इसको। Yes, आइसोटोप्स sir. के बारे में आपने, ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। एक इससे भी मोटा भाई है, ट्रीटियम। ट्रीटियम क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा, जब भी एक प्रोटॉन रहेगा वो हाइड्रोजन ही होगा, लेकिन इसका नाम ट्रीटियम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन हैं। अब ये और भी भारी हो गया, और साथ में से निकलती रहती हैं, ठीक है। एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, इस तरह की जो एक्सरे मशीन में से रेडिएशन होती है ना, हम लोग एक्सरे करने जाते हैं, अगर उस एक्सरे को फुल पावर के साथ हमारे ऊपर एक्सरे छोड़ दी जाए, तो नॉट ओनली जस्ट कि हमारे ऊपर, उस रूम में जितने भी बंदे हैं सबको कैंसर होने का खतरा होता है। सबको कैंसर हो सकता है अगर वो 1 या 2 मिनट एक्सपोजर में रह गए, तो 1 या 2 मिनट के लिए उन रेडिएशंस के चक्कर में आ गए ना, उन रेडिएशंस के इफेक्ट में आ गए, तो 1 या 2 मिनट में ही उनको कैंसर हो सकता है अगले 1 साल के अंदर अंदर।
6 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने, वो डिपेंड करता है कि कितना हार्मफुल पहुंचाया। ज्यादा देर तक अगर फुल पावर से वो करोगे, एक्सपोजर करोगे, इंसान मर जाएगा, खत्म, वहीं पर खत्म हो जाएगा। एक्सरे इतना खतरनाक होती है। तो ये भी एक्सरे अपने आप एक्सरे छोड़ता रहता है, इसका न्यूक्लियस अपने आप छोटा होता रहता है। यूरेनियम 235 आप लोगों ने सुना होगा, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज होता है, उसमें भी रेडिएशंस निकलती रहती हैं, और वो रेडिएशंस ही इंसान को मारती हैं। बम का धमाका तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किलोमीटर के दूर तक आपको मतलब इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, 1 किलोमीटर भी नहीं करता वो शायद वो, लेकिन उसकी रेडिएशंस जो है वो कई किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक रेडिएशन इफेक्ट करती हैं एक्सरेज। उनके परमानेंटली बाल उड़ सकते हैं, हाथ हो सकता है एक हाथ खत्म हो जाए, सारे दांत गिर जाएं, सारे के सारे दांत गिर जाते हैं इंसान के, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ये सिर्फ इतना नहीं कि मान लो कि मैं रेडिएशन के इफेक्ट में आ गया, मेरे बाल उड़ गए सारे सिर के, उसके बाद मेरे से जो आगे मेरे जनरेशन पैदा होगी, और उससे आगे जितनी भी जनरेशन पैदा होंगी, किसी के बाल नहीं होंगे सिर पे, किसी के पैदाइशी बाल नहीं होंगे सिर पे, मेरा जीन ही बदल दिया उसने। इतना खतरनाक वाली रेडिएशन होती हैं ये। तो ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से रेडिएशन निकलती रहती हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये उससे भी बड़ा हो गया। तो हैवी होने का फायदा क्या, भारी है, तो जब वो किसी से बॉन्ड बनाता है ना, तो वो काफी नजदीक आ जाता है, ठीक है। भारी होने की वजह से, वजन की वजह से उसके बॉन्ड्स नजदीक आते हैं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन नहीं हो पाते। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं एटम के चारों तरफ, है ना। लेकिन और जो एटम्स हैं वो भी वाइब्रेट करते रहते हैं, हल्के हल्के एटम्स भी सभी वाइब्रेट करते रहते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में तो चलते रहते हैं, सॉलिड के अंदर सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड में भी मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन वो लिक्विड से बाहर नहीं जाते हैं। तो सभी मोलिक्यूल एटम जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन के अंदर, वो सब चीजें हिल रही हैं, उसके सारे मोलिक्यूल एटम सब हिल रहे हैं। क्लियर है ये बात सबको? तो इस तरह से अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो अगर वो हैवी हो जाएं तो उनकी वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं, जिससे वो नजदीक आ जाते हैं। बॉन्ड अगर नजदीक आ गया, इलेक्ट्रॉन अगर नजदीक आ गए हैवी होने की वजह से, तो ट्रीटियम क्या करेगा भाई, नजदीक आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा कार्बन को, क्योंकि वो कार्बन के काफी नजदीक बैठा है। ड्यूटेरियम में यही होता है। तो देखिए अब जरा ड्यूटेरियम में क्या होगा, अगर वहां यहाँ कार्बन है और इसके साथ डी लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स काफी पास हैं, इसके काफी पास हैं, ऐसे ऐसे 3 डी लगे हुए हैं, 3 डी, पहले एच लगे थे, और यहाँ पर हमारी कार्बन की मेन चेन जुड़ी है, तो ये काफी पास है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। यस गाइज, ये रीजन समझ में आ गया बेटा सबको? क्लियर है ये कहानी जितनी भी बताई अभी तक? Yes, sir. ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हैवी होने की वजह से वो पास होता है, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जल्दी डोनेट कर सकता है। तो सी डी उससे जल्दी, फिर CH3 हाइड्रोजन हल्का है तो वो बाद में इफेक्ट करेगा। ट्रीटियम अगर एक अकेला हाइड्रोजन लगाएं, सबसे लास्ट इफेक्ट है उसका, एक अकेला डी लगाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। अकेला टी लगाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। CH3 लगा देते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी है डोनेट करने की CH3 की, CD3 की और भी ज्यादा है। CH2 के साथ एक और कार्बन की चेन लगा दी तो वो और भी ज्यादा ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो आप उल्टा करके भी इस इफेक्ट को पढ़ सकते हैं। दैट्स इट। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? पूरी चेन यही याद करनी है, सारा टाइम इसी में लगेगा बस, और किसी में नहीं। बाकी तो बिल्कुल आसान है काम। क्लियर है सबको? यस Yes, और नो? sir. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इंडक्टिव इफेक्ट, CH2 पर नेगेटिव, NH पर O पर, ये मैं बता चुका हूँ। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, नाइट्रोजन भी अट्रैक्ट करती है लेकिन ऑक्सीजन के जितना नहीं, और CH2 अट्रैक्ट नहीं करता, तो ये सब सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को पूरा डोनेट कर देगा। ये थोड़ा कम डोनेट करेगा, ये सब और भी कम डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि ये अपने पास रोक के रखता है नेगेटिव चार्ज को, इस वजह से अफेक्ट ही आएगा। ये ऑर्डर पहले ही हम कर चुके हैं, देखो यही चीज दिखा रहा है बेटा, देखो यहाँ ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो समझना कि मैं कोई अलग चीज करवा रहा हूँ, यही चीज है, डिट्टो सेम टू सेम, दैट्स इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रीजन लिखा हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखो, CH3 पर ये भी इफेक्ट मैं बता चुका हूँ। ये कहाँ है, ये देखो ये रहा, CR3 वाला, CHR, एक CH3 लगा, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, ये वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 CH3 लगे हुए हैं तो ऑब्वियस है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। देखो इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन बोलते हैं, 1 कार्बन जिसके चारों तरफ 3 CH3 लगे हुए हैं।
एक कार्बन जिसके चारों तरफ 3 CH3 लगे हैं और इस कार्बन के साथ अगर लंबी चेन जुड़ी है तो ये कार्बन कौन सा है? इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 3 डिग्री मतलब टर्शरी। यस, क्लियर है बेटा? 3 डिग्री कार्बन जिसके चारों तरफ 3 कार्बन लगे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन लगे हुए हैं, 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। तो इस 3 डिग्री कार्बन में 3 ऐसे CH3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहते हैं। 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन का काम चल रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इसके बाद में अगर इसी कार्बन के पास मैं सिर्फ CH3 और यहाँ CH3, 2 CH3 लगाता हूँ लेकिन इस तरफ लगा देता हूँ हाइड्रोजन, तो ये कम इफेक्टिव होगा। फिर एक और CH3 घटा के H लगा दिया, फिर एक और CH3, तो ये 2 डिग्री है। ठीक है, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री। अब आप अपने आप समझ सकते हैं 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी और 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। तो इस तरह से प्राइमरी कौन सा होगा? ये है प्राइमरी। CH2 के साथ एक ही कार्बन लगा हुआ और लास्ट वाला होगा मिथाइल कार्बन। CH3 अकेला लगा हुआ है, उसके साथ कोई कार्बन की चेन नहीं है। तो इस तरह से ये इफेक्ट भी हम एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं इसको, ठीक है, बट यहाँ पर इसको बस विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन कौन सा होगा? तो यहाँ यही चीज मैंने फिर से एक्सप्लेन कर रखी है इस पेज के ऊपर, नथिंग स्पेशल। ठीक है, तो देखो वहां 2 डिग्री तक आया था, तो ये 1 डिग्री, ये आ गया 3 डिग्री, ये आ गया 2 डिग्री, 2 कार्बन की चेन से, ये आ गया 1 डिग्री। और ये डिग्री नहीं, ये मिथाइल अकेला, इसकी कोई डिग्री नहीं, इसको 0 डिग्री नहीं बोल सकते, है ना, नाम नहीं रखा साइंटिस्टों ने, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट ये 0 डिग्री आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 3 डिग्री मतलब टर्शरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 1 डिग्री प्राइमरी। ये भी याद रखिएगा नाम, यहाँ नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं बेटा। आइसोटोपिक इफेक्ट ये बता चुका हूँ, ट्रीटियम सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे भारी है, ड्यूटेरियम, ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन वाले ही हैं, T, D और हाइड्रोजन को H बोलते हैं, दैट्स इट, ये आपको पता है। क्लियर है सबको? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ स्लाइड में आ रहा है तो इसलिए दिखा रहा हूँ, यस सर। है ना, राइटिंग में भी होना चाहिए आपके पास, मैंने ओरल आपको बता दिया है ऑलरेडी। फिर देखो C के साथ T लगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, D लगा तो कम, और H लगा तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। ये इसका रीजन मैं बता चुका हूँ, आपके स्क्रीन के सामने भी है। बोल रहे हैं कि यहाँ वाइब्रेशंस कम हो जाती हैं, ग्रेटर मास फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CD, ड्यू टू द ग्रेटर मास द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CD बॉन्ड इज लेस। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस हो जाती है than the CH, so the electron density become higher due to the shorter bond length। तो bond length जो है वो shorter हो जाती है, shorter bond length, and hence the effective effect, positive inductive effect, positive I effect बोलते हैं इसे, positive inductive, बार बार inductive नहीं बोलेंगे, positive I effect, I मतलब इंडक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से इसका किसी का कम किसी का ज्यादा जो भी होगा वो आपके सामने है। नेक्स्ट देखो, अब आता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपकी स्क्रीन के सामने है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है? नेगेटिव वाला वही उल्टा, उसका बस उल्टा करना है, लेकिन इसका ऑर्डर कुछ और है। पॉजिटिव में कम थे मॉलिक्यूल्स, कम वो थे ना, क्या बोलते हैं, ग्रुप्स थे। नेगेटिव में थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, इनको भी वैसे ही स्टडी करेंगे, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए जरा, नेगेटिव भी परमानेंट होता है, जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दिखा रखा आपके स्क्रीन पे सीधा आ रहा, फ्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, दूसरे कार्बन पर स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव, तीसरे पर ट्रिपल स्लाइटली पॉजिटिव, दैट इज द इफेक्ट। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा ये वाला एग्जांपल? ये नेगेटिव आई इफेक्ट ही है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब ये दान लेना, डोनेशन लेने वाली बात होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्लियर है सबको ये चीज? यस यस गाइस, सर। ठीक है। अब देखो इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉ का मतलब मैं बता चुका हूँ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, पैसे निकालना, है ना, वो विड्रॉ होता है। तो ग्रुप्स विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जांपल है साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अरे अभी अभी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड याद है, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। जब H नहीं था तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर H आ गया इसके साथ तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, तो इस तरफ कार्बन की चेन जुड़ेगी। अब H आने पर इस तरफ कार्बन की चेन जुड़ेगी, तो ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या होगा सोचो जरा, ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो कार्बन पॉजिटिव आएगा, कार्बन पॉजिटिव आएगा तो कार्बन कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन लेगा। यस, क्लियर है? पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उल्टा इफेक्ट था, पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन दिखाता है? जब ऑक्सीजन वाली साइड पे, जब यहां, अब ये चीज देख लेना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना इसमें, इस ऑक्सीजन वाली साइड पे नेगेटिव लगा हो
ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और यहीं पर कार्बन की चेन जुड़ी हो, दूसरी तरफ नहीं जुड़ी है, इसी तरफ जुड़ी हुई है। क्लियर है बेटा ये बात? और यहाँ पर कुछ भी लगाओ, आर लगाओ, जो भी लगाओ, हमें उस बात से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन इस तरफ अगर कार्बन की चेन हमारी जुड़ी हुई है तो इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दिखा रहा है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, लेफ्ट साइड ये दिखा रहा है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दैट्स इट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ध्यान देना, ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एक बार। ठीक है, ये है पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव, उल्टा लिख दिया, रुको, इसको ऐसे ही लिखते हैं फिर, पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये है पॉजिटिव आई इफेक्ट। यस गाइस, समझ में आया बेटा सबको? पॉजिटिव क्यों है? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है। और ऊपर वाला नेगेटिव आई इफेक्ट है, वो आपको सीधा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, नेगेटिव क्यों है वो आपको रीजन भी समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर कार्बन की चेन दूसरी तरफ जुड़ी हुई है। यस, सबको ये क्लियर है? Yes, sir. कार्बन की चेन जिस तरफ जुड़ी उस हिसाब से ये यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या हो गया, ये नेगेटिव आई इफेक्ट हो गया, नेगेटिव आई इफेक्ट। नेगेटिव आई, अकेला नेगेटिव आई बोल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगी कार्बन की चेन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ जुड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वो तो वो अलग चीज है। ठीक है, अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑर्डर। यहाँ इसका ऑर्डर दिखा रखा है, ध्यान देना, थोड़ा बड़ा ऑर्डर है, यही ऑर्डर याद होना चाहिए। पॉजिटिव वाले का ऑर्डर याद हो, नेगेटिव वाले का ऑर्डर याद हो, बस बात खत्म। देख लीजिए ऑर्डर में क्या है। एन आर पर पॉजिटिव चार्ज है, पहले एन आर, थ्री, एन के साथ तीन आर लगे हुए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव है, ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लेना बुरी बात है, किसी से डोनेशन लेना। ये NH3 ये भी पॉजिटिव है, ये भी बुरी बात है, ऑब्वियस है। NO2 ऐसा होता है, अब ये जो आपकी स्क्रीन के सामने है ना, NO2 कैसा होता है, ये अब आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये है NO2 का स्ट्रक्चर, NO2 ऐसा होता है। तो NO2 पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। मॉलिक्यूल नहीं है ये, स्पीसीज है, आयन है। ओवरऑल ये ग्रुप जो है वो न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से NO2 को न्यूट्रल दिखाया गया, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा होता है। क्लियर है ये बात सबको? यस। Yes, sir. अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट ये ले रहा है कार्बन की चेन से, हमने इसको भेजा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रहा है हमारी, तो नेगेटिव आई इफेक्ट। SO2R को नीचे बना रखा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये रहा SO2R, ये SO2R है। एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आर। अब मैंने बोला था जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा किसी भी मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्डेड है तो एक बॉन्ड अपना अट्रैक्ट कर लेता है, एक बॉन्ड खींच लेता है, छीन लेता है। एक बॉन्ड छीन लिया ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन का ही है, दूसरा सल्फर का था, सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, तो सल्फर पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव सल्फर पाया तो सल्फर कार्बन की चेन उसके साथ जो जुड़ी हुई है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और उससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस गाइस, क्लियर है? Yes, sir. अब मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कैसे दिखा रहा है ये, ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कौन ज्यादा दिखा रहा है, कौन कम दिखा रहा है, ऑर्डर भी याद रखना है। हुक और क्रुक कैसे करेंगे याद, आई डोंट नो, एक तरीका है, बेस्ट बता देता हूँ, प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाता है, अपने आप। ठीक है, कुछ चीजें याद करनी होती है, जैसे NR3 हो, NH3 हो, लॉजिकली लगेगा NH3 पॉजिटिव जो है वो ज्यादा दिखाएगा NR3 की बजाय, लेकिन NR3 ज्यादा दिखाता है। ठीक है, फिर NO2, दोनों तीनों पे पॉजिटिव आ रहा है इन पे, तो NO2 का हम मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल है। SO2R ये उससे कम है। CN साइनाइड जो होता है ना, अब साइनाइड कईयों को समझ में ही नहीं आता कि साइनाइड क्या दिखाएगा। CN नेगेटिव भी होता है, CN पर, साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज भी होता है, वो आयन होता है, लेकिन यहाँ CN है जो एक वैलेंसी से जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन से। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। क्यों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है ऊपर से, तो कार्बन के साथ अटैच है। तो अब इसका बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजन नहीं है, बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, बस इतना याद रखिए।
क्लियर है, ये याद रहेगा ना सबको। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है साइनाइड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होता। साइनाइड नेगेटिव हो वो एक अलग मैटर होता है, बट नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो जुड़ा होगा तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली Cn जो है Nc उल्टा इफेक्ट दिखाता है, Nc भी करेंगे हम, आगे आएगा Nc, ठीक है। तो Cn जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप साइनाइड, और इसको याद रखना है। CHO एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है, एल्डिहाइड सबको पता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ, जब भी कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड है, किसी भी एटम से ऑक्सीजन जब डबल बॉन्डेड होता है तो एक बॉन्ड छीन लेता है, कार्बन भी पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन के साथ जो चेन जुड़ी हुई है उससे वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, COR ये कीटोन ग्रुप की बात कर रहा है। COR क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और R इधर लगाओ और इधर भी कार्बन की चेन लग गई, तो दोनों तरफ R हो गया, COOR, क्या बन गया? कीटोन। कीटोन भी वही काम करेगा, इसमें भी C डबल बॉन्ड O होता है, तो एक ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड छीन लेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो ये कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब दोनों के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड को पहले नाम दिया गया, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, कीटोन कम खींचता है इलेक्ट्रॉन। क्यों? कीटोन के दोनों तरफ कार्बन की चेन है, तो अगर हम एक कार्बन की चेन को देखते हैं तो इसका इफेक्ट दोनों तरफ की कार्बन की चेन पर बराबर पड़ेगा। कैसे? देखिए जरा, सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ CH3 है, इस तरफ भी CH3 है, तो ये दोनों से जब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड ले जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा, दोनों से ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, दोनों से। तो अगर मैं इसका इफेक्ट देखना चाहूं, कुछ कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है, कुछ ये कर रहा है। बट एल्डिहाइड के केस में क्या होता है? एल्डिहाइड के केस में ध्यान देना, अब सी डबल बॉन्ड ओ और H, यहां सिर्फ इसी कार्बन की चेन से इसके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन छीनने का, हाइड्रोजन तो नहीं देने वाला। इसलिए ये इसका इफेक्ट एक ही कार्बन की चेन, एल्डिहाइड का इफेक्ट एक ही कार्बन की चेन के ऊपर पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव है। कीटोन पे डबल कार्बन की चेन का इफेक्ट पड़ता है। दैट्स इट। क्लियर है भैया इस बात सबको? फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही इफेक्ट है, सेम टू सेम, सी डबल बॉन्ड ओ है, OH है, उस तरफ कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, आपके सामने सीधा सीधा मोलिक्यूल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या करेगा? वो भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा। फिर आता है फ्लोरीन क्लोरीन, डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन की चेन के साथ, ये तो मैंने एग्जांपल ही दिया था इंडक्टिव इफेक्ट का, नेगेटिव वाले का। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा। क्लोरीन उसके बाद कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थोड़ा कम छीनेगा। ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन उससे भी कम, लेकिन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, डोनेट नहीं करेगा कोई भी। आयोडीन के केस में आप लोगों को कुछ दिन बाद कंफ्यूजन होने लग जाएगी। आयोडीन इज स्पेशल, व्हाई? ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करता है। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, क्या दिक्कत है, फ्लोरीन वाली लाइन में आ रहा है, कोई दिक्कत तो होना चाहिए, एक्सेप्ट ही करेगा, हमें भी पता है। आयोडीन बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर। वो पता है, आयोडीन ना गोलू मोलू है, बहुत बड़ा है साइज में, और इसके इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा है। कोई आयोडीन का एटॉमिक नंबर बता सकता है मुझे? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द आयोडीन? यस, पता है किसी को आयोडीन का एटॉमिक नंबर? हाँ बेटा, 53। 53 एटॉमिक नंबर, मतलब इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन्स हैं आयोडीन के पास। तो अगर एक आधा इलेक्ट्रॉन चला जाए क्या फर्क पड़ता है, एक आधा एक्स्ट्रा आ जाए क्या फर्क पड़ता है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गोलू मोलू आयन होता है। आयोडीन नेगेटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आयोडीन पॉजिटिव आयन भी एग्जिस्ट करता है, बट आयोडीन नेगेटिव ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा पसंद करता है आयोडीन बजाय कि डोनेट करने के। इसलिए आयोडीन को याद रखिएगा, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यस, क्लियर है ये बात सबको? एवरीवन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। इसको याद रखिएगा आयोडीन को स्पेशली, ठीक है, कि ये क्या करता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, ओ आर क्या है? ईथर वाला ग्रुप है भाई, ROR। तो OR तो इस तरफ है, हम इस कार्बन की चेन की बात कर रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन छीनेगा, है ना। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए छीनेगा। OH में भी वही होता है, लेकिन OH के केस की बजाय OR का इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि हमारे हिसाब से OH का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, उसका वो बट जाता है। बट ये भी अब आपको याद रखना है, जब लॉजिक समझ में आएंगे थोड़े थोड़े, तब इन दोनों में कंफ्यूजन होगी और इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, ठीक है, लॉजिक समझ में आने के बाद। तो डेफिनेटली ये दोनों और ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर, ये बहुत काम की चीज है भाई।
ठीक है, ये हम एसिडिटी वाले में करेंगे। जब एसिडिटी करने लगेंगे ना कि कार्बन्स के अंदर एसिडिटी कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, तो वहां पर हम इसको लगाएंगे, इस अप्लाई रूल को अप्लाई करेंगे कि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड में एक्चुअल में क्या होता है कि sp करेक्टर इसमें ज्यादा होता है। s करेक्टर ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, इलेक्ट्रॉन को छीनने की कोशिश करता है। ठीक है, एस करेक्टर वो आगे हम पढ़ेंगे, बट इसको ध्यान से याद रखिएगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में फिर NH2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी। फिर पीएच आता है, पीएच क्या होता है? फिनाइल, मैंने नीचे बना रखा है देखिए, ये फिनाइल होता है। यस गाइस, याद है किसी को? मुझे लगता है कि ये ग्रुप आपको करवाया होगा नोमेनक्लेचर के अंदर, है ना? किन्होंने करवाया था ये? लता मैम ने? नोमेनक्लेचर किसने करवाया था आप लोगों को? यस गाइस, राज सर ने। ठीक है, तो पीएच फिनाइल ग्रुप होता है, डेफिनेटली वो आपने किया होगा ना। तो फिनाइल जो है वो, अब देखो फिनाइल भी बड़ा मतलब मजेदार है। फिनाइल के अंदर भी दो दो इफेक्ट होते हैं। एक तो फिनाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, ये डबल बॉन्ड ये डोनेट कर सकता है किसी को भी। और कमाल ये कि फिनाइल जो है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसकी टेंडेंसी ज्यादा किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के। यस गाइज, क्लियर है ये बात सबको? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बजाय। यानी ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करती है, ये इलेक्ट्रॉन लेगी, हमने ग्रुप लगाया और वो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किसी से डोनेशन, कार्बन से एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डबल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, डबल भी होता है, लेकिन ट्रिपल के मुकाबले बहुत कम होता है, वो सबसे लास्ट में ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, दैट्स इट। यस गाइस, क्लियर है बेटा ये सबको? ये सारे ग्रुप लाइन से सीरीज में सबको याद होने चाहिए। हाँ भाई, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट एटम हैज द मेजर, अब इसके अंदर इन्होंने ना इन दोनों को दिखा रखा है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड और NO2, NO2 और आइसोसाइनाइड के बीच में। NO2 हम कर चुके हैं, ये रहा। ठीक है, आइसोसाइनाइड हमारे पास नहीं आया, साइनाइड आया था, ये रहा, ये साइनाइड है और ये NO2 है। आइसोसाइनाइड नहीं आया। अब इसने कंपेयर किसको किया? आइसोसाइनाइड को, NC को, आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं आप इसे, NC को इसने कंपेयर किया। तो NC का स्ट्रक्चर मैंने नीचे बना रखा है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव कार्बन पर नेगेटिव, और दूसरा NO2 का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो NO2 का स्ट्रक्चर अब आपको ध्यान से बता देता हूँ। NC का मैंने नेमिंग जब करवाई थी सभी स्टूडेंट्स को करवा दिया था। NC का स्ट्रक्चर आपको नहीं आता तो NC भी बता देता हूँ कैसे बनता है। नाइट्रोजन अपना सिंगल बॉन्ड इधर से पूरा कर रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ लगाता है, कार्बन के दो वैलेंसी खाली है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ये सबको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। यस, ये बात सबको क्लियर है ना? Yes, sir. तो देखिए नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो अब क्या होता है, कार्बन के पास दो वैलेंसी खाली है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी खाली। जब किसी एटम की वैलेंसी खाली होती है, चाहे एक खाली हो चाहे दो खाली हो, जब किसी एटम की वैलेंसी खाली होती है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, निकालता है, अट्रैक्ट करता है, डोनेट नहीं करता, अट्रैक्ट करेगा। होगा मेरी वैलेंसी खाली है, मुझे बॉन्ड बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो, दे के चले जाओ, भले मुझे नेगेटिव बना दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ये अट्रैक्ट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास रखेगा, एक कार्बन को डोनेट कर देगा। दोनों इलेक्ट्रॉन का हिसाब हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, एक डोनेट कर दिया, तो कार्बन नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, कार्बन को एक्स्ट्रा मिल गया नेगेटिव हो गया, दोनों के बीच में शेयरिंग होगी, बॉन्ड बन गया। और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं वो नाइट्रोजन के ही हैं, एक उसने कार्बन को डोनेट किया। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई दे रही है, एरो लगा हुआ है। यस गाइस, क्लियर है? तो इस तरह से नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अटेन हो जाता है। क्लियर है ये सबको? Yes, डायग्राम sir. सबको समझ में आ गया? ऐसा होता है एनसी। ठीक है, एनसी मोर ग्रेटर इफेक्ट रखता है, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है एज कम्पेयर टू NO2। NO2 पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, एनसी पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। फिर दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा? ज्यादा इफेक्टिव है ये वाला। क्यों? sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर देखो NO2 एज इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड, NC is greater than NO2 as it is sp hybridized। कौन है sp hybridized? NC वाला sp hybridized है। ये वाला कार्बन देखो, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp-sp2। कौन सी हाइब्रिडेशन होगी? हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? किसी को पता हाइब्रिडेशन कैसे निकलती है?
हाइब्रिडाइजेशन ध्यान से देख लेना क्या लिखवा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं कार्बन के पास में? एक लोन पेयर है, प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठा है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ट्रिपल में भी एक ही सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई, डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई, एक सिग्मा। सिग्मा हमेशा एक रहेगा ही रहेगा। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनता है। और सिग्मा एक ही बार बनता है, दोबारा सिग्मा नहीं बन सकता। एक एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि एक ही सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होंगे। क्लियर है? तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में, तो एक सिग्मा होगा और एक 2 पाई हो जाएंगे। टोटल हो गया 2, एक लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड। तो आ गया, ये 2 हो गया। एस से शुरू करते हैं। एस का एक, एस में 2 ऑर्बिटल होते नहीं है, तो नेक्स्ट पी ऑर्बिटल आएगा। पी का एक, दोनों के टोटल हो गए 2, दैट्स इट। तो ये होगी एसपी हाइब्रिडेशन। ये बात सबको समझ में आ गई? एसपी हाइब्रिडेशन कैसे आई? जल्दी बताइए बेटा, ये बात सबको क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. क्लियर है ना? तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है, तो यानी यहाँ पर कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड, सीधी सी बात है। तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज होगा कार्बन। ठीक है, तो दैट इज वाई sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन के पास क्या होता है? अब कार्बन के पास क्या होता है भाई? sp हाइब्रिडाइज हो गया, s कैरेक्टर हो गया ज्यादा, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो नाइट्रोजन के साथ क्या होगा? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, नाइट्रोजन दूसरी कार्बन की चेन से अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो इसलिए एनसी वाला नाइट्रोजन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को अटेन किए हुए है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विग्रसली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कार्बन चेन में से, इसलिए इसका इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NO2। क्लियर है सबको? NO2 का स्ट्रक्चर अब आपके सामने बना हुआ है। NO2 का स्ट्रक्चर भी देखिए। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर और डबल बॉन्ड है। और दूसरी ऑक्सीजन है, उसके पास तीनों लोन पेयर, मतलब अपना 2 लोन पेयर प्लस एक 2 वैलेंसी खाली पड़ी है। लेकिन नाइट्रोजन ने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और वो बॉन्ड बना रही है। ये होता है NO2 का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब बना बना के देख लेना, बहुत से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आगे की बातें समझ में आएंगी। जीरो लेवल है, ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जीरो लेवल। अगर ये नहीं आते हैं तो आगे मैं NO2 NC CN ग्रुप बोल रहा हूँ तो आपके सब दिमाग के ऊपर से टपेगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक्स वाला पार्ट चल रहा है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े बेटा, जल्दी बताइए। यस, Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इन्होंने NH3 पॉजिटिव और NO2 में बताया। NH3 पॉजिटिव पर नाइट्रोजन में पॉजिटिव होता है, सिंपल सी बात है। और NO2 के अंदर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव होता है। तो मैंने दोनों का एग्जांपल दिखा रखा है। यहाँ देखो, NH3 और NO2। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। नाइट्रोजन में NH होता है। तो यहाँ देखिए, कैटायन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कैटायंस जो होते हैं, ये कैटायन है, ये पॉजिटिव आयन है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो देखो, NH3 पॉजिटिव चार्ज है और NO2 न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे? नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है बेटा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यस, क्लियर है सबको? तो ओवरऑल तो न्यूट्रल हो गया ना। तो न्यूट्रल एक मॉलिक्यूल आयन है जो भी है, और एक ग्रुप है, और दूसरा NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहेगा, न्यूट्रल वाले का तो काम चल रहा है, क्योंकि ओवरऑल तो वो न्यूट्रल ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सीधा पता है सबको। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती है। ब्रोमीन और आयोडीन, आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो भी, एस करेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अभी अभी हमने उसी की बात की थी, एस करेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लग गई होगी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे निकाली जाती है, तो वो मैं आपको यहाँ मार्क भी कर देता हूँ इसको। ये देखिए, येलो जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, अब इसको देखिएगा। येलो बॉक्स के अंदर येलो बॉक्स के अंदर इस जगह पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन को
वो किया है कि हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए 4 बॉन्ड बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और लोन पेयर है 0। तो टोटल नंबर आ गया 4। तो आपको 4 तक जाना है, एस से शुरू करना है। एस एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो फिर पी स्टार्ट हो जाएगा, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो तीनों लगा दिए, sp3 हाइब्रिडेशन। अगर इससे भी ज्यादा नंबर 5 आ रहा है तो आप sp3d को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर 4 बनेगा, एस का 1 और पी के 3, टोटल 4 बन रहा है, तो sp3 हाइब्रिडेशन, दैट्स इट। क्लियर है? यहाँ तक सबको हाइब्रिडेशन देखना आ गया, समझ में आ गया? ये हम पहले भी कर चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने लेसन में किया होगा, फिर भी मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ कार्बन के हिसाब से। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? यस और नॉट? Yes, sir. बाकी के बच्चे सो गए? सभी Yes, लोग sir. सो चुके हैं, ठीक है, थैंक यू। सर से सोए नहीं है, समझ आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये बाकी के लोग सो रहे होंगे ना, मेरे को लग रहा है। दीपक, मेघना, अमन, अनुष्का, 2 अदर्स और भी आ रहे हैं, देखता हूँ यस सबके नाम, सर। है ना? यस सर। फकीहा को अभी समझ में आया, ठीक है। और हर्ष, कनिष्का, निधि, सबके नाम आ गए। दीपक, अनुष्का, ठीक है। हाँ जागते सर मैं रहिए बेटा। जवाब दे रही हूँ। क्या बेटा? आप जग रहे हो, ठीक है, ओके बेटा, गुड। जागते रहिए, बहुत जरूरी है, जब तक सुनेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जाग रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बस थोड़ा सा ही रह गया, फिर क्वेश्चन ही रह गए, इसमें और कुछ नहीं है। तो लेकिन बहुत आसान है, आप इसे देखें ना, इंटरेस्टिंग है, इसे बना के देखिए, मजा आएगा आपको। बहुत इजी वाला क्लास है आज हमारा। ठीक है, तो चलिए, तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब इसमें ना करेक्टर कैसे निकालते हैं? एस करेक्टर बहुत आसान है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल काउंट करिए, एस का 1 है, पी के 3 है, sp3 है, टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 100 को 4 से डिवाइड कर दे, जितने हैं टोटल को 4 से डिवाइड कर दो। तो 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 ईच। ईच का मतलब एस करेक्टर 25 और पी करेक्टर कितना होगा? 3 पी है ना, एक का 25 25 25 कितना हो जाएगा? 75%। यस गाइज, ये समझ में आया बेटा? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो ये 25 प्लस 25 प्लस 25 इस तरह से टोटल हो गया 75%। पी का 75 हो जाएगा, सेम एज इट इज। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो ये डबल बॉन्ड वाला कौन सा है? तो ये देखिएगा जरा, मैं इसको दूसरे येलो डिब्बे के अंदर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे येलो बॉक्स के अंदर इसे हम बंद कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो एक कार्बन को उठाओ, किसी एक कार्बन को, ये कार्बन हमने उठा लिया, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड, डेफिनेटली एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई। तो सिग्मा बॉन्ड एक इधर से मिला और 2 इधर से मिले, तो टोटल हो गए सिग्मा बॉन्ड 3। सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल नंबर आया 3 नंबर आ रहा है। तो इससे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन होगी, sp2 के अंदर। तो अब देखो 100 से 3 को डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड करें 33.33, तो यानी अब पी के 2 हैं 67% और एस का 1 है 33%, दैट्स इट। ठीक है, सेम एज इट इज। एसपी हाइब्रिडेशन के लिए देखो क्या चीज लिखी हुई है यहाँ पे, तो एसपी हाइब्रिडेशन में कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, वैसे ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहा है। 50% ईच वाला हम फिर से बनाते हैं इसे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है। चलिए, तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस पूरी हाइब्रिडेशन को ही दोबारा लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको रब कर देते हैं, इसको पूरा येलो से वापस बना देंगे, नीट एंड क्लीन होना चाहिए थोड़ा सा ना। तो ये लीजिए, ये बॉक्स अलग हो गया। अब नीचे वाला तीसरा बॉक्स जो है, इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर हाइब्रिडेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं भाई? इस एक कार्बन का देंगे, दोनों कार्बन का आप अलग अलग चेक करना होता है हमें। तो एक कार्बन के अंदर दो हैं सिग्मा बॉन्ड, प्लस प्लस क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, मैं इसको ग्रीन कलर से करता हूँ, 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस लोन पेयर कितने हैं? 0। तो टोटल नंबर आया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन को? तो टोटल 2 है sp हाइब्रिडाइजेशन, 100 डिवाइडेड बाय 2, टोटल ऑर्बिटल 2 है,
कितना आएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 का वो आएगा 50% ईच 50% होगा, तो S कितना होगा, S भी 50% है और P भी 50%, दोनों एक एक ही है, तो हर एक का 50%, S भी 50%, P भी 50%। यस गाइज, समझ में आ गया बेटा ये? Yes, समझ में आया sir. सबको? तो इस तरह से हम करेक्टर निकालते हैं। तो एस करेक्टर जितना, एस कैसा होता है, एस होता है सफियर जैसा, बोल जैसा। जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड नजदीक होगा, दोनों एटम्स के बीच में दूरी उतना ज्यादा कम होगी, डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम हुई तो क्या होने वाला है, तो यहाँ वही चीज उसने एक्सप्लेन कर रखी है। एस करेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज होती है। और इससे क्या होता है, नेगेटिव इंडक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर इंक्रीज हो रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव लगेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, वो एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा? फिर उसके बाद दस द एल्कीनाइल ग्रुप हैज मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एज कंपेयर टू विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है पता है किसी को? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड जो है वो इसी के ऊपर अगर कार्बन की चेन लगी हुई है, ये विनाइल ग्रुप है। और एल्कीनाइल कौन सा होता है? एल्कीन, वाई, यानी कि अगर एल्कीन ग्रुप है, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ कार्बन वार्बन लगे हैं और इसके साथ में अगर ये कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसकी बजाय ये वाला ग्रुप जो विनाइल ग्रुप है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। सिंपल और साफ, ठीक है। खैर ये जब सामने आएगा तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। तब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा कि कैसे आएगा। बहुत सिंपल है, इस लाइन में कुछ नहीं लिखा, आप इस लाइन को भूल जाए। तो बस ये परसेंटेज निकालना आना चाहिए, ये वाली स्लाइड परसेंटेज निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस गाइज, आगे बढ़े। तो अब देखिए यहाँ सिंपल लिया हुआ है, नाइट्रोजन अगर sp कैरेक्टर है, sp ओनली हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, sp2 है तो लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी, sp3 सबसे कम, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर 25% होता है। ठीक है, ये याद रखना। सेम एज इट इज फॉर कार्बन के लिए है, तो ये दोनों चीजें सिंपल है। आगे देखो भाई, अब आगे आता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बोकैटायन होगा। तो हियर द डायरेक्शन ऑफ द एरो इन टू इज टुवर्ड कार्बोकैटायन फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, ये जो CH3 ग्रुप है, ये कार्बन को, ये मान लो, हम इसको मैं फिर से बनाता हूँ, देखिए क्या है, कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी। हमें पता है CH3 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। क्लियर है सबको? तो इससे क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं इसको काट के यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन लगा देता हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी, सिर्फ हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर भी हाइड्रोजन है, ओनली हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल बॉन्ड है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा, कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर तीनों तरफ हाइड्रोजन लगे हैं तो सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको सीधी चीज देखनी है कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल आयन है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल आयन है। कार्बोकैटायन दोनों स्टेबिलिटी समझ में आया सबको? इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी डिफाइन करता है। यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको ये? Yes, sir. तो आगे देखिए बेटा, यहां पर इन्होंने एक ऑर्डर पूछ रखा है, अगर आप इसको ध्यान दें तो जरा देखिए। क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, तो सोचो जरा, इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बेंजीन से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन NO2 के पास पहुंचेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे एक पे नेगेटिव होता है, तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, CH3 से NO2 की तरफ। यस गाइज, क्लियर है ये क्वेश्चन? फटाफट अब क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं बचा इसमें खास। सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनो, ये सॉल्यूशन दे रखा है, नथिंग स्पेशल, बेंजीनिंग से होता है वो वहां जाएगा, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये भी हमें पता है कौन अट्रैक्ट करेगा कौन रिपीट। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली स्लाइड है भाई, व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट देखिए क्या होते हैं, रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लाइफ, थोड़े से टाइम के लिए जिंदा रहते हैं, जल्दी से किसी से रिएक्शन कर लेते हैं। हाईली एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी होती है इनमें, किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। अनस्टेबल, अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल तो होते ही नहीं है। आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन के ड्यूरिंग बनते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन के ड्यूरिंग बनते हैं।
आर नोन एज इंटरमीडिएट्स। इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। तो कार्बोकेटायन आपके सामने है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री क्यों है? इसके 3 तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री, इट इज 3 डिग्री, टर्शरी बोलते हैं इसको। क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ते हैं जरा। अब कार्बोएनायन इंटरमीडिएट क्लासिफाइड एज, तो इंटरमीडिएट दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। डोनेशन पॉजिटिव, एक्सेप्ट करना नेगेटिव, दैट्स इट। आई पॉजिटिव आई नेगेटिव, याद रखना, उसी के ऊपर सब कुछ है ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, डेफिशिएंस जिसमें कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो होते हैं कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद में कार्बोएनायन, कार्बोएनायन नहीं होता ये। अब देखो मैंने एक यहाँ एरो लगा रखा है, ये खाली जगह पड़ी है, कार्बो नहीं है यहाँ, ये ओ नहीं है, इसमें कार्बो ओ होता है, ये वाला ओ है यहाँ। कार्बोकैटायन में ओ लगता है, कार्बोएनायन में ओ नहीं लगता, ध्यान दे लेना। कार्ब एनायन, बीच में खाली जगह है, खाली जगह, ठीक है, कार्ब एनायन। तो ये चीज याद रखिएगा। तो कार्बोएनायन नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे। कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है, वो लेना चाहेंगे। फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना, किसी भी एटम की अगर वैलेंसी खाली हो, एक वैलेंसी ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, लेकिन एक वैलेंसी खाली है उसकी, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी बना दिया आपने, एक वैलेंसी खाली है, वो फ्री रेडिकल होता है। एक वैलेंसी खाली वाला, आगे भी पढ़ेंगे उसे, डोंट वरी, आगे देखते हैं। तो कार्बोकैटायन देखिए, कार्बोकैटायन CH3 लेस स्टेबल, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, CH3 तीन तीन जुड़े हुए हैं इसके साथ में, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 तरफ हैं, इसलिए ये मोस्ट स्टेबल है। अब भाई ये बात समझ में आ गई होगी सबको, क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है ये बात? 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। Yes. ठीक है। तो इस तरह से कार्बोकैटायन जो है इंटरमीडिएट विच कंटेन द 3 बॉन्ड्स पेयर पॉजिटिव चार्ज, उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। 6 वैलेंसी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ये आप खुद काउंट कर सकते हैं। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 शेयर कर लेता है, टोटल होते हैं 8। तो कार्बोकैटायन में कितने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, है ही नहीं, 3 बॉन्ड बने हुए तो 6 हो गए, है ना। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो काउंट होता है, वो दोनों में काउंट होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। फ्री रेडिकल क्या होता है? तो देखो फ्री रेडिकल भाई ये होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, वो उस स्लाइड में बस लिखा हुआ है, उसमें और कुछ नहीं है, ये होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, एक वैलेंसी खाली है, ये होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, डोनेट नहीं करना चाहते। अगर डोनेट कर देंगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोचो जरा। ये CH3 का फ्री रेडिकल है, मतलब इसने एक वैलेंसी खाली छोड़ रखी है, तो ये क्या करता है, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया सपोज, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, बिल्कुल होता है। और क्या इसकी वैलेंसी पूरी होगी? अब वैलेंसी तो अब भी 3 ही है, 4 होती है कार्बन की, ये 3 ही बना रहा है। एक तो वैलेंसी कम, ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल अनस्टेबिलिटी होगी। इसकी बजाय अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। देखिए जरा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब अनस्टेबल तो है, कार्ब एनायन बन गया, कार्ब एनायन, कार्बो एनायन नहीं, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बन गया। बट इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो रहे ना, 6 तो बॉन्ड बना लिए, दो दो, एक एक, दो दो इलेक्ट्रॉन उनमें है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा छीन लिया, वैलेंसी पूरी, बॉन्ड पूरे, और स्टेबिलिटी। लेकिन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव नहीं रहना चाहता, इसलिए अनस्टेबल है। बट कम से कम वैलेंसी तो पूरी कर ली। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वैलेंसी भी खराब और पॉजिटिव चार्ज भी। अगर ले ले तो वैलेंसी पूरी है लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी है, तो लेना बेटर है, यस और नॉट? क्लियर है ये सबको? ये बात सबको समझ में आई क्या? Yes, sir. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना उसके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि उसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही पसंद करेगा। दैट्स इट। तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होते हैं, ये याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो देखो भाई, अब फ्री रेडिकल CH3, ये CH3 ही है, ठीक है, ये CH3 ही है आपके सामने। वेट, इसको हम ऐसे कर देते हैं,
ठीक है। अब उसके बाद देखिए जरा नीचे 3 डिग्री CH3, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रखा है मैंने, 3 डिग्री CH3 CH3 लगा रखे हैं 3 कार्बन के साथ और फ्री रेडिकल है वो, तो ये फ्री रेडिकल तीन तरफ CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको करेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज होता तब भी तो ये तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल एक ही बात है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो तीन तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बैठे तो स्टेबल हो गया। अगर दो तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बैठे हैं, ओनली टू साइड, एक साइड हाइड्रोजन लगा दिया हमने, तो ये थोड़ा लेस स्टेबल होगा। अगर दो हाइड्रोजन लगा दिए, है ना, सिर्फ एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा है तो और भी लेस हो गया। और अगर कुछ भी नहीं है, तीनों साइड हाइड्रोजन है, तो ये वाला CH3 वाला सबसे कम स्टेबल होगा। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल। यस गाइस, क्लियर है बेटा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बो एनायन, तो कार्बो एनायन हम नेगेटिव चार्ज होता है वो हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अब उसको दोबारा से देखेंगे। स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है भाई CH3 नेगेटिव, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं कार्बो एनायन। तो CH3 जो है नेगेटिवली चार्ज, वो स्ट्रोंगेस्ट बेस भी होता है। ये मैंने क्लास में एसिड बेस में बताया था। अगर आप लोगों ने एसिड बेस किया था, लेविस एसिड लेविस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस, आर्नियस एसिड आर्नियस बेस, किया था, ये तो किया होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आया था। यस गाइस, याद है किसी को? जल्दी बताओ बेटा। उसके अंदर स्ट्रोंगेस्ट एसिड और स्ट्रोंगेस्ट बेस का भी एक कॉन्सेप्ट आता है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड स्ट्रोंगेस्ट एसिड होता है, पर क्लोरिक एसिड HClO4, यहाँ लिख रहा हूँ HClO4, इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। HCl नहीं है ये, O4 भी लगा हुआ है। और HCH3, जो CH3 नेगेटिव आयन होता है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है। तो ये याद रख लेना अब, ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये याद रख लेना स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है, क्योंकि अगर इसके साथ H जुड़ गया तो ये बन जाएगा CH4 जो होता है, बिल्कुल वो H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा। वीकेस्ट एसिड है, कंजुगेट एसिड हो गया ना, बेस का कंजुगेट एसिड बन गया वीकेस्ट एसिड, क्योंकि वीकेस्ट एसिड है, ये H पॉजिटिव आयन देता ही नहीं है, CH4 कभी H पॉजिटिव आयन डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट बेस बन गया। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये एसिड बेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है, बट यहाँ हम जो कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो देखिए ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अब ये चीज याद रख लो भाई। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल मतलब लाइक करने वाला, जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है वो न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल एक चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को, फाइल का मतलब लाइक करना होता है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और प्रोटॉन को लाइक करने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो क्लोरीन पॉजिटिव, अगर देखो जरा यहाँ CH3 पर नेगेटिव चार्ज है और तीनों तरफ CH3 लगे हुए हैं, CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, बिल्कुल होता है। तो इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और ऊपर से इसको इलेक्ट्रॉन, तीन लोग और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आपने खाना खा लिया और फिर भी आपको खाना खाने के लिए कहा जा रहा है कि और खाओ, जबकि आपका पेट भर चुका है। इस कार्बन पर पहले से नेगेटिव है और ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले बैठे हैं, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल होता है 3 डिग्री कार्ब एनायन 3 डिग्री हाईली अनस्टेबल होता है। 2 डिग्री कम होगा, 1 डिग्री उससे कम होगा, और CH3 नेगेटिव जो ऊपर बैठा है वो सबसे कम अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल सबसे कम है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ये याद रख लेना। यस, क्लियर है गाइज? ये जो अभी बताया गया है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, सबको क्लियर है ये बात, यस और नॉट? ठीक है, यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। नथिंग स्पेशल। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव, और ये बकवास सी चीज है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अब एक ऑर्डर दिखा रखा है, सीधा सीधा ऑर्डर क्या है, CH3 पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर दो CH3 हैं कम स्टेबिलिटी, एक ही CH3 रह गया सबसे कम स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा आएगा, ऐसा आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन रह गए, बस फटाफट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये सॉल्यूशन दे रखा है इसका, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑर्डर क्या दिखा रखा है इसने, क्वेश्चन फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नेगेटिव आयन है, तीन तरफ से कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये सबसे ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल। ये दो तरफ से कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेस अनस्टेबल। ये एक तरफ से कर रहा है, उससे भी लेस अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा
स्टेबल ये होगा, सीधी सी बात, उल्टे एरो लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा CH3 नेगेटिव आयन स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ भी वही चीज दिखा रखी है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो ये डिग्री तो मतलब जिस कार्बन को आप टारगेट कर रहे हो उसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, ये 1 डिग्री है, इसके साथ एक ही कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, बाकी हाइड्रोजन है, और वो 0 डिग्री मान सकते हैं, बाकी उसका नाम नहीं है 0 डिग्री। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे उसे। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला ऑर्डर देखिए जरा, क्या फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर। NO2 लगा है, CH नेगेटिव है, CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, और इस कार्बन से फिर क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखिए, CH2 नेगेटिव है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको देगा, और फिर उसके बाद NO2 थोड़ा दूर हो गया NO2, तो इसलिए ऑर्डर क्या आना चाहिए, ऑर्डर आएगा ये वाला, ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें NO2 जल्दी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और वहां पर NO2 को थोड़ा चल के दूर आना पड़ता है। ध्यान से करना इन ऑर्डर्स को जो मैं बता रहा हूँ। दैट्स इट। अब ये वही ऑर्डर सेम टू सेम शो कर रखा है, आपको सॉल्यूशन दे रखा है। नेक्स्ट वाला देखो, NO2 CH2 के साथ, CH2 के साथ CN क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, लेकिन NO2 जैसा नहीं होता। फिर उसके बाद क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट CN और NO2 जैसा नहीं है, और ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये तो विड्रॉइंग होता ही नहीं है, तो ये तो सबसे कम अनस्टेबल होगा, सबसे अनस्टेबल। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी। यस गाइस, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ये ऑर्डर डायरेक्टली दिखा रखा है इसने। नेक्स्ट देखिए, कार्बोकेटायन, CH3 के साथ 3 CH3 है कार्बन के साथ, 2 CH3 है कार्बन के साथ, 1 CH3 है कार्बन के साथ, और अकेला CH3 है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 CH3 वाला होता है। प्रेडिक्ट द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो 3 CH3 वाले का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और बाकियों का कम होगा। दैट्स इट, यही चीज इसने एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज को सहन कर सकती है, नाइट्रोजन कम करेगी सहन। CH2 सबसे कम सहन करेगा, सबसे कम सहन करेगा, तो ये डोनेट करेगा, इसकी डोनेशन पावर सबसे ज्यादा है, डोनेट कर रहा है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होगा, इसका कम, इसका सबसे कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकते हैं कुछ देर के लिए। ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सीधा दिखा रखा है, ये सबसे ज्यादा दिखाएगा, ये कम दिखाएंगे। दैट्स इट, क्लियर है भाई ये। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन दे रखा है, नथिंग स्पेशल इन इट। वाई, ये हम पहले ही कर चुके हैं। टी, डी और एच वाला, टी जो है ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, सबसे कम इफेक्टिव होता है हाइड्रोजन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है सीटी का, तो डेफिनेटली इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा इसी का होगा। आगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला, वो सेम टू सेम ऑर्डर है, वही सेम क्वेश्चन आया। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफेक्टिंग है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन अफेक्ट करेंगे। दैट्स इट, वही सेम क्वेश्चन है, नथिंग स्पेशल इन दिस। नेक्स्ट है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर। NH पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव और NH2, NH3 पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, ग्रेटर देन 2 बार ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू NH2। नेक्स्ट, एस करेक्टर क्या होता है, तो एस करेक्टर हम पहले इफेक्ट कर चुके हैं, ये कैसे इफेक्ट करता है। व्हाई डज एल्डिहाइड हैव मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी पहले कर चुके हैं। एल्डिहाइड के पास एक तरफ H होता है और कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होता है, तो इसका इफेक्ट बट जाता है 2 कार्बन में, और ये एक ही तरफ H होने की वजह से इसका इफेक्ट नहीं बटता, तो ये कार्बन पॉजिटिवली पूरा इस कार्बन चेन पे फोकस होता है। जबकि नीचे वाले केस में जब वो कार्बन पॉजिटिव बनता है तो वो दोनों तरफ बट जाता है, इस वजह से एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। यहाँ रीजन भी लिख रखा है, ये आपके फ्रंट ऑफ सामने है। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी वही सेम टू सेम है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। आई थिंक मुझे डिलीट कर देने चाहिए थे, फिर से रिपीटेड क्वेश्चंस है। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। यस गाइस, क्लियर है सबको, वही सेम टू सेम है, पर सब क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर करके बार बार आपको याद करना है, ऑर्डर, मेनली ऑर्डर ही याद करना है। क्लियर है भैया सबको, यस और नॉट? Yes, sir. That's all for the today's lecture guys. Now I am ending the recording, and if you have any doubt you can ask